गुड मॉर्निंग, नमस्कार। मैं हूं अमित सिंह। सुबह के 7 बज चुके हैं और वक्त है आज की 7 बड़ी खबरों का। आज यूपी में पीएम नरेंद्र मोदी वर्चुअल रैली करेंगे। मेरठ, गाजियाबाद, अलीगढ़, हापुड़ और नोएडा में उनकी ऑनलाइन रैली होगी। वहीं योगी आदित्यनाथ आज गोरखपुर शहर सीट से अपना नामांकन दाखिल करने वाले हैं। दूसरी तरफ अखिलेश और जयंत चौधरी आज आगरा में रहेंगे। वहां वो 6 विधानसभा सीटों के लिए प्रचार करेंगे। इसके अलावा राहुल गांधी आज गोवा में रहेंगे। डोर टू डोर कैंपेन के अलावा वो अपने प्रत्याशियों को वफादारी की शपथ दिलाएंगे। कोविड पर आज दिल्ली में बैठक होने वाली है। डीडीएमए की बैठक में कुछ अहम फैसले लिए जाने की उम्मीद है। इसके अलावा आज चीन में विंटर ओलंपिक का आगाज होने वाला है, जिसका इंडिया ने बायकॉट कर दिया है। एक और जो अहम खबर है वो ये है कि अमेरिका ने दावा किया है कि सीरिया में स्ट्राइक कर उसने इस्लामिक स्टेट चीफ अबू इब्राहिम को मार गिराया है। ये वो सभी खबरें हैं जो आज पूरे दिन छाई रहेंगी, सुर्खियों में रहने वाली हैं। और अब रुक करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर का, जो महाराष्ट्र के पुणे से आ रही है। पुणे में मजदूरों पर लोहे का स्लैब गिरा है, जिसके नीचे दबकर 5 मजदूरों की मौत हो गई है। कई जख्मी बताए जा रहे हैं। यह इमारत अंडर कंस्ट्रक्शन थी, जहां पर लोहे का स्लैब मजदूरों के ऊपर गिरा है। जिस वक्त स्लैब गिरा, कई मजदूर वहां काम कर रहे थे। मलबे में अभी भी कई मजदूरों के दबे होने की आशंका है। लोगों को बचाने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। हादसे में 2 गंभीर जख्मी हैं, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में दाखिल कराया गया है। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस घटना पर शोक व्यक्त किया है, इस पूरी घटना को दुखद बताया है। तो इस वक्त की बड़ी खबर बता रहे हैं, महाराष्ट्र के पुणे में एक निर्माणाधीन इमारत का स्लैब गिरा है। लोहे का स्लैब गिरा है, जिसके नीचे 5 मजदूर दबकर मर गए हैं। साथ ही साथ 2 जख्मी मजदूर हैं, जिनका इलाज चल रहा है। जिस वक्त यह हादसा हुआ, वहां पर कई मजदूर काम कर रहे थे। ये पुणे का यरवदा इलाका है, जहां पर यह निर्माणाधीन बिल्डिंग के अंदर लोहे का स्लैब गिरा है। इसके नीचे दबने से 5 मजदूरों की मौत हो गई है, 2 जख्मी बताए जा रहे हैं। अभी भी इलाके में उस जगह पर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। 2 तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर देखिए, किस तरह से लोहे की ग्रिड्स को काटा जा रहा है, ताकि जो मजदूर नीचे दबे हैं उनको सही सलामत बाहर निकाला जा सके। यहाँ मॉल का काम, बिल्डिंग का काम चालू है। काम करते समय जो स्टील वर्क है, स्टील का वर्क का काम चालू था और वो कोलैप्स हो गया। तो उसमें 5 लोगों की वहाँ पे डेथ हुई है और उसमें 2 क्रिटिकल है अभी, और 3 लोग हैं उनको माइनर इंजरी है। उनकी ट्रीटमेंट ससून हॉस्पिटल में चालू है। सर, प्राथमिक जानकारी में क्या पता चल रहा है कि क्या कारण है ये जो घटना हुई है यहाँ पर, और किस तरह के कोई लूप यहाँ पे दिख रहे हैं क्या? जो अभी यहाँ का जो मायना किया, उसके हिसाब में ध्यान में आ रहा है कि जो प्रिकॉशन लेना चाहिए, वो जो कंसर्न हो, उन्होंने वो प्रिकॉशन लिए नहीं, उसकी वजह से दुर्घटना घटी है। अभी उसमें टोटल इन्वेस्टिगेशन हो जाएगा। उसमें अभी गुना दाखिल कर रहे हैं। गुना दाखिल करने के बाद इन्वेस्टिगेशन में जो होगा, उसके हिसाब से जो कार्रवाई हम करेंगे। तो इस वक्त की बड़ी खबर है, पुणे में एक निर्माणाधीन बिल्डिंग में लोहे का स्लैब गिरा है, जिसके नीचे दबने से 5 मजदूरों की मौत हो गई है, 2 जख्मी बताए जा रहे हैं। ये महाराष्ट्र के पुणे का यरवदा इलाका है, जहां पर यह हादसा हुआ है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस पूरी घटना पर शोक जाहिर किया है। पीएम ने ट्वीट किया, उन्होंने लिखा, पेन्ड बाय द मिसहैप एट एन अनकंस्ट्रक्शन बिल्डिंग इन पुणे, condolences to the bereaved family. I hope that all those injured in this mishap recover at earliest. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस पूरी घटना पर दुख जाहिर किया। उन्होंने कहा कि जो जख्मी हैं, उम्मीद करता हूं कि वो जल्दी रिकवर हों, उनका स्वास्थ्य जल्दी अच्छा हो जाए। मेरे सहयोगी अरुणिल इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं। अरुणिल, सबसे पहले तो ये बताइए कि ये इलाका कौन सा है, जिस वक्त हादसा पेश आया, कितने लोग वहां थे, और ये कंस्ट्रक्शन जो हो रही है बिल्डिंग, ये किसकी बिल्डिंग है? ये पुणे का येरवड़ा इलाका है, जहाँ पे एक बिल्डिंग बन रही थी। बिल्डिंग अंडर कंस्ट्रक्शन थी और जो लोग वहाँ पे बिल्डिंग में काम कर रहे थे, तभी ही वहाँ पे बिल्डिंग का एक स्लैब नीचे गिर गया। टोटल 10 कर्मचारी इसमें काम कर रहे थे, ऐसे हमें पता चलता है। और दुर्भाग्यपूर्ण से 5 कर्मचारियों की इसमें मृत्यु हो गई है। 2 लोग की हालत बहुत गंभीर है, ऐसे पता चल रहा था। और जो बाकी है उन्हें भी नजदीक के हॉस्पिटल में
एडमिट किया गया है। जो बाकी इंजर्ड है उनको भी यहाँ पे नजदीक के हॉस्पिटल में एडमिट किया गया है। प्रधानमंत्री पीएम मोदी ने भी इस पर ट्वीट किया ये बोलते हुए कि ये काफी अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हुआ है पुणे में, और जो इंजर्ड है वो जल्दी से जल्दी ठीक होनी चाहिए। अरुणिल, बहुत बहुत शुक्रिया इस अपडेट के लिए। तो बड़ी खबर है, पुणे के हृदय इलाके में एक निर्माणाधीन बिल्डिंग का स्लैब गिरा है जिसमें दबने से 5 मजदूरों की मौत हुई है। चलिए रुक करते हैं अब 5 मिनट में देश और दुनिया की 25 बड़ी खबरों का। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज गोरखपुर शहर विधानसभा सीट से अपना नामांकन दाखिल करेंगे। गृह मंत्री अमित शाह, धर्मेंद्र प्रधान और स्वतंत्र देव सिंह भी इस वक्त उनके साथ रहेंगे। गोरखपुर में 11 फरवरी तक नामांकन प्रक्रिया चलेगी। 3 मार्च को यहां पे वोटिंग होनी है। सीएम योगी गोरखपुर में जनसभा को संबोधित करेंगे। गोरखधाम मंदिर में पूजा अर्चना भी करेंगे। मंदिर परिसर से ही गृह मंत्री अमित शाह के साथ घर घर जनसंपर्क अभियान भी कर सकते हैं। सीएम 5 फरवरी को डोर टू डोर कैंपेन करेंगे। आज प्रधानमंत्री यूपी में वर्चुअल जन चौपाल रैली करेंगे। पीएम मोदी उत्तर प्रदेश के 5 जिलों के 23 विधानसभा सीटों पर जनता को संबोधित करेंगे। पीएम आज उत्तराखंड में भी रैली करने वाले थे, पर खराब मौसम के चलते कार्यक्रम को रद्द करना पड़ा। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा आज कानपुर और जालौन के दौरे पर रहेंगे। नड्डा अपने दौरे पर 3 जनसभाओं को संबोधित करेंगे। दोपहर में उरई विधानसभा के जीआईसी मैदान में संगठनात्मक बैठक करेंगे। कार्यकर्ताओं से चुनाव पर चर्चा करेंगे। यूपी के हापुड़ में एआईएमआईएम चीफ ओवैसी के काफिले पर हमला करने वाले 2 युवकों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। हमलावरों ने 4 राउंड फायरिंग की। ओवैसी ने कहा कि ये सुनियोजित साजिश है। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। और आज समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव और आरएलडी के अध्यक्ष जयंत चौधरी आगरा में रहेंगे, जहां वो 6 विधानसभा क्षेत्रों में जनसंपर्क अभियान चलाएंगे। सबसे पहले फतेहाबाद विधानसभा में सभा करेंगे। इसके बाद आगरा, छावनी, उत्तरी और दक्षिणी विधानसभा क्षेत्रों से प्रत्याशियों के लिए वोट मांगेंगे। कल बुलंदशहर में चुनाव प्रचार के दौरान प्रियंका गांधी और अखिलेश जैन का काफिला आमने सामने आ गया, जिसके बाद दोनों नेताओं ने हाथ हिलाकर एक दूसरे का अभिवादन किया। प्रियंका गांधी ने वीडियो ट्वीट कर लिखा, आपको हमारी राम राम। वहीं अखिलेश यादव ने लिखा, एक दुआ सलाम तहजीब के नाम। संयुक्त किसान मोर्चा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर केंद्र सरकार पर वादा खिलाफी और विश्वासघात का आरोप लगाया है। साथ ही बीजेपी को सबक सिखाने के लिए किसानों से चुनावों में बीजेपी को सजा देने की अपील की है। आम आदमी पार्टी के पंजाब सह प्रभारी राघव चड्ढा ने कांग्रेस पर बड़ा आरोप लगाया है। चड्ढा ने कहा कि कांग्रेस ने जाखड़ को इसलिए सीएम नहीं बनाया क्योंकि वो हिंदू है। चड्ढा के बयान को लेकर कांग्रेस ने चुनाव आयोग से शिकायत की है। गोवा में कांग्रेस अपने उम्मीदवारों को पार्टी के प्रति वफादारी की शपथ दिलाएगी। राहुल गांधी की मौजूदगी में सभी उम्मीदवारों को पार्टी नहीं छोड़ने की शपथ दिलाई जाएगी। आम आदमी पार्टी ने भी अपने उम्मीदवारों को पार्टी नहीं बदलने के लिए शपथ दिलाई थी। अब मध्य प्रदेश के शहर होशंगाबाद को नर्मदापुरम के नाम से जाना जाएगा। साथ ही महान कवि माखनलाल चतुर्वेदी की जन्मस्थली बाबई का नाम माखन नगर होगा। केंद्र सरकार ने राज्य सरकार के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने ट्वीट कर यह जानकारी साझा की है। बिहार की राजधानी पटना से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई, जहां एक युवक ने 2 मासूम बच्चियों को 5 मंजिला इमारत से नीचे फेंक दिया, जिसमें एक बच्चे की मौत हो गई, जबकि दूसरी बच्ची पीएमसीएच में जिंदगी और मौत की जंग लड़ रही है। पुणे में निर्माणाधीन इमारत में काम कर रहे मजदूरों पर लोहे का स्लैब गिरा। हादसे में 5 की मौत हुई है, 2 जख्मी हैं, जिन्हें हॉस्पिटल में इलाज के लिए दाखिल कराया गया है। इस साल के अंत तक एलआईसी का वैल्यूएशन 43 लाख करोड़ से ज्यादा हो जाएगा, जबकि 2027 तक ये बढ़कर 58.9 लाख करोड़ रुपए होगा। लंदन के ब्रांड फाइनेंस की रिपोर्ट में इस बात की जानकारी दी गई है। आने वाले दिनों में एलआईसी देश का सबसे मजबूत ब्रांड होगा। व्हाट्सएप चैट बैकअप अब फ्री नहीं होगा। गूगल ड्राइव पर अनलिमिटेड बैकअप के लिए यूजर्स को प्लान लेना होगा। अब व्हाट्सएप यूजर्स के लिए भी गूगल अनलिमिटेड ड्राइव चैट बैकअप स्टोरेज की सुविधा बंद कर रहा है। इससे यूजर्स के चैट को नुकसान पहुंच सकता है। यूक्रेन रूस विवाद में अब एक नया मोड़ आ गया है। तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगन ने दोनों देशों के बीच मध्यस्थता की पेशकश की है। एर्दोगन ने कहा कि वो दोनों देशों के बीच मीडिएशन के लिए तैयार हैं। इसका जवाब देते हुए यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने कहा कि वो शांति स्थापित करने के लिए हर तरह की बातचीत के लिए तैयार है। उत्तर पश्चिम सीरिया में यूएस आर्मी ने इस्लामिक स्टेट चीफ अबू इब्राहिम को मार गिराया है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने यह दावा किया है। जो बाइडेन ने कहा कि हमने आईएसआईएस के खिलाफ बड़ी जीत हासिल की है। अमेरिकी सेना ने एक सफलतापूर्वक मिशन में कामयाबी हासिल की है। स्पेसएक्स ने 49 स्टारलिंक सैटेलाइट लॉन्च किया है। फ्लोरिडा के कैनेडी स्पेस सेंटर से
इन सैटेलाइट्स को लॉन्च किया गया। स्टारलिंक सैटेलाइट्स को लॉन्च करने के लिए स्पेसएक्स ने फैल्कन 9 रॉकेट की मदद ली है। बीजिंग विंटर ओलंपिक को लेकर भारतीय विदेश मंत्रालय ने कड़ा फैसला लिया है। बीजिंग विंटर ओलंपिक गेम्स की ओपनिंग और क्लोजिंग सेरेमनी में भारतीय डिप्लोमेट शामिल नहीं होंगे। गलवान घाटी में भारतीय सेना के साथ मुठभेड़ में शामिल सैनिकों को ओलंपिक मशाल वाहक बनाने के चीन के कदम के विरोध में भारत सरकार ने यह फैसला किया है। भारत की अंडर 19 टीम वर्ल्ड कप के फाइनल में पहुंच गई है। मुकाबले से पहले भारतीय टीम के पूर्व कप्तान विराट कोहली ने अंडर 19 टीम के खिलाड़ियों से बातचीत की और उनका मनोबल बढ़ाया। अंडर 19 टीम के प्लेयर कौशल तांबे ने इंस्टाग्राम पर एक फोटो भी शेयर की है। भारत और वेस्टइंडीज के बीच पहला टेस्ट मैच मोहाली में खेला जाएगा। पहले यह मुकाबला 4 से 8 मार्च के बीच बेंगलुरु में खेला जाना था। वेस्टइंडीज के खिलाफ मोहाली में विराट कोहली अपना 100वां टेस्ट खेलेंगे। हालांकि बोर्ड ने इसका ऑफिशियल अनाउंसमेंट अभी नहीं किया है। आईपीएल 2022 भारत में खेला जाएगा। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने यह फैसला लिया है। बोर्ड प्रेसिडेंट सौरव गांगुली ने बताया कि लीग ग्राउंड के मुकाबले महाराष्ट्र के 2 शहरों मुंबई और पुणे में खेले जाएंगे। प्लेऑफ और फाइनल का वेन्यू बाद में डिसाइड किया जाएगा। इस साल महिला आईपीएल भी खेला जाएगा। बीसीसीआई अध्यक्ष सौरव गांगुली ने यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि महिला T20 चैलेंज इस साल मई में फिर से होगा। उम्मीद है कि भविष्य में हम एक बड़ा महिला आईपीएल मेजबान करने में सक्षम हों। अपनी सफल हार्ट सर्जरी के बाद सुनील ग्रोवर हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो गए। हार्ट में ब्लॉकेज के साथ साथ वो कोविड पॉजिटिव थे। सर्जरी के बाद डॉक्टर्स ने अपने बयान में कहा था कि सुनील की हालत ठीक है। सुनील ग्रोवर की हार्ट सर्जरी एशियन हार्ट इंस्टीट्यूट मुंबई में हुई थी। फरहान अख्तर और शिवानी दांदेकर 21 जनवरी को रजिस्टर्ड मैरिज करेंगे। पिता जावेद अख्तर ने यह जानकारी साझा की, जिसके बाद ये दोनों अपने परिवार वालों और करीबी दोस्तों के साथ खंडाला वाले घर में एक इंटीमेट सेरेमनी के दौरान सेलिब्रेट करेंगे। और देश और दुनिया की 25 बड़ी खबरें आपने देख ली। अब बात यूपी में होने वाली सियासी हलचल की कर लेते हैं। आज यूपी की जो सबसे बड़ी खबर है वो ये है कि सीएम योगी आदित्यनाथ आज अपना नामांकन दाखिल करने वाले हैं। वो पहली बार विधानसभा चुनाव के रण में उतर रहे हैं। आज दोपहर करीब 12 बजे योगी अपना नॉमिनेशन दाखिल करेंगे। इस दौरान गोरखपुर में अमित शाह और धर्मेंद्र प्रधान जनसभा भी करेंगे। दूसरी तरफ पीएम मोदी आज यूपी में 5 जिलों में वर्चुअल रैली करने जा रहे हैं। यह उनकी दूसरी वर्चुअल रैली होगी। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा भी आज यूपी के रण में उतरेंगे। वो जालौन और कानपुर देहात में चुनाव प्रचार करेंगे। वहीं अखिलेश यादव और जयंत चौधरी आगरा की 6 विधानसभा सीटों पर जनसंपर्क करेंगे। तो आज यूपी में काफी सियासी हलचल रहने वाली है। ये 5 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर जो बताती हैं कि किस तरह से यूपी में आज सियासी खबरों का मेला लगने वाला है। यूपी प्लस योगी बहुत है उपयोगी। और चलिए रुक करते हैं इस वक्त की बड़ी सियासी खबर का जो यूपी से आ रही है। सीएम योगी आदित्यनाथ आज अपना नामांकन दाखिल करने वाले हैं। वो गोरखपुर शहर सीट से अपना नॉमिनेशन फाइल करेंगे। दोपहर करीब 12 बजे कलेक्ट्रेट में रिटर्निंग ऑफिसर के सामने अपना नामांकन पर्चा भरेंगे। अमित शाह और धर्मेंद्र प्रधान भी योगी के साथ इस दौरान मौजूद रहेंगे। इससे पहले सुबह करीब 10:30 बजे सीएम योगी अमित शाह, धर्मेंद्र प्रधान और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह एमपी ग्राउंड में एक जनसभा करने वाले हैं। तो आज बड़ा दिन है। यूपी के मुख्यमंत्री गोरखपुर शहर सीट से आज अपना पर्चा दाखिल करने वाले। इस दौरान उनके साथ बीजेपी के कई सीनियर लीडर, दिग्गज नेता भी साथ रहेंगे। आम जनता क्या कुछ सोच रही है इस बार किसकी सरकार। हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं, हम उनसे जानेंगे कि क्या सोचते हैं वो लोग। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने अभी घोषणा कर दी है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शहर विधानसभा सीट से लड़ेंगे, आपको क्या लगता है कि इस बार क्या करवट किस ओर बैठेगा राजनीति का? सर, हम लोगों को तो परम पूज्य योगी आदित्यनाथ महाराज जी को ही लाना चाहिए, क्योंकि उन्होंने जो काम किया है, उत्तम उत्तर प्रदेश का जो नाम मिला है ये उन्हीं का देन है। माफियागिरी, गुंडा राज और भी कब्जागिरी सब इनके शासन में मुक्त मिला। और हमें क्या चाहिए? हमारे बच्चों का भविष्य अच्छा चाहिए। इनसे अच्छी सरकार कोई नहीं मिलेगी। और सबसे अच्छी बात, ये हमारे मठ के हैं, ये हमारे पूजनीय हैं और हमारे दरवाजे पे इनका स्वागत है। इन्हीं सब बातों से अपना विराम देते हैं हम। आपने सुना कि इनका कहना है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को ही मुख्यमंत्री दोबारा बनना चाहिए। और भी कुछ लोग मौजूद हैं, उनसे हम जानेंगे। ये बताइए कि आप देख रहे हैं कि किस तरीके से राजनीति हो रही है पूरे उत्तर प्रदेश में, और आपको क्या लगता है कि इस बार सरकार किसकी आ रही है? इस साल सरकार योगी जी की आ रही है
यहाँ विकास का गंगा बह गया है उत्तर प्रदेश में। हम झारखंड से आए हुए हैं, विजय कुमार निगम है। यहाँ इतना साफ सुथरा है कि आदमी सोच नहीं सकता है, इतनी सफाई है कि कोई सोच नहीं सकता है। आपको क्या लगता है कि उनके गोरखपुर शहर विधानसभा से चुनाव लड़ने के बाद जो गोरखपुर और पूर्वांचल की सीटें उस पर कुछ ना कुछ प्रभाव पड़ेगा? बहुत प्रभाव पड़ेगा। महाराज जी चाहे जहाँ से लड़ें, पूरी यूपी से कहीं से भी लड़ सकते हैं, उनके लिए तो कोई दिक्कत नहीं है। और महाराज जी तो अयोध्या से लड़ने वाले थे, लेकिन अब यहाँ से लड़ रहे हैं। अयोध्या तो उनके। और आज उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ अपने गढ़ गोरखपुर शहर से नामांकन दाखिल करेंगे। उनके नॉमिनेशन को लेकर पूरी तैयारियां हो चुकी हैं। अमित शाह और धर्मेंद्र प्रधान उनके साथ मौजूद रहेंगे। यूपी में ऐसा 14 साल बाद होगा जब कोई सीएम विधानसभा चुनाव के रण में उतरने जा रहा है। क्या है गोरखपुर शहर सीट का गणित, इस रिपोर्ट के जरिए समझिए। नाम समाजवादी है, सोच परिवारवादी है और काम दंगावादी है। वही तो करते हैं। ये अखिलेश यादव पर योगी आदित्यनाथ का उसी गोरखपुर से प्रहार है, जहां योगी का नॉमिनेशन शो होने वाला है। यूपी का सबसे बड़ा नामांकन। पिछले 5 वर्ष में आप लोगों ने प्रदेश के अंदर कहीं दंगा नाम की कोई बात सुनी है क्या? गोरखपुर सदर सीट से योगी आदित्यनाथ अपना पर्चा भरने जा रहे हैं। योगी का नामांकन गृह मंत्री अमित शाह की मौजूदगी में होगा और पूर्वांचल समेत पूरा उत्तर प्रदेश इसका गवाह बनेगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सुबह 10:30 बजे इसी गोरखनाथ मंदिर से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के तौर पर शहर विधानसभा से अपना पर्चा दाखिला करने निकलेंगे, जिसको लेकर सुरक्षा एजेंसियां पूरी तरीके से सतर्क हैं और आम कार्यकर्ताओं में खासा जोश है। हम लोगों को तो परम पूज्य योगी आदित्यनाथ महाराज जी को ही लाना चाहिए, क्योंकि उन्होंने जो काम किया है, उत्तम उत्तर प्रदेश का जो नाम मिला है, ये उन्हीं का देन है। महाराज जी के सानिध्य में हमारे यूपी में बहुत अच्छा ही सुचारू रूप से यहाँ पर शासन चल रहा है। ये महज नामांकन नहीं है, बल्कि सीएम योगी का शक्ति प्रदर्शन है। भारत माता की। ये वो शक्ति है जिसके जरिए वो पूर्वांचल जीतने की कोशिश करेंगे, जिसके जरिए वो अखिलेश के सियासी सपने पर पानी फेरेंगे। योगी के मेगा शो के लिए गोरखपुर पूरी तरह से तैयार है। नामांकन की सभी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं, लेकिन अगर मैं आपको इस पूरे कमरे की तस्वीर और आगे की भी जो सिचुएशन है वो दिखाऊं, तो यहाँ पर सुरक्षा के इस वक्त पुख्ता इंतजाम है। आज जब आप इन तस्वीरों को देखते हैं तो आपको मैं ज़रूर ये याद दिलाना चाहूँगी कि ये कलेक्ट्रेट वो है जिसने अंग्रेज़ी हुकूमत के दौर में चौरी चौरा कांड और राम प्रसाद बिस्मिल को दी गई फांसी के बाद के हालातों को काबू करने के फैसलों को भी सुना है। योगी आदित्यनाथ उसी गोरखपुर से चुनावी मैदान में उतर रहे हैं जो उनकी कर्म भूमि रही है। इसी गोरखनाथ मठ के महंत रहे हैं यूपी के मुख्यमंत्री। ये गोरखपुर योगी का राजनीतिक गढ़ कहा जाता है। ये योगी की सियासत की सबसे बड़ी प्रयोगशाला है। यहीं से वो 5 बार सांसद रह चुके हैं, लेकिन अब विधायकी के अखाड़े में उतरे हैं, पुनः सत्ता का सिंहासन प्राप्त करने के लिए। इस समय हम गोरखनाथ मंदिर में ही मौजूद हैं, जहां के पीठाधीश्वर हैं योगी आदित्यनाथ। यहां पर मंदिर परिसर में तमाम लोग यहां पर मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। उससे पहले हम बात करेंगे यहां के जो पुजारी हैं, कितना उत्साह है आप लोगों में और क्या कुछ? बहुत अच्छा उत्साह है, सब लोग प्रसन्न हैं। विकास हुआ तो भैया बहुत हुआ है। उन्होंने गोरखपुर को बहुत आगे तक ले गए हैं। हम लोगों की दिली इच्छा है कि वो जीते। तो गोरखपुर की जनता उनको आशीर्वाद देगी? बिल्कुल आशीर्वाद देगी। फिर बनेंगे आगे। अच्छा, फिर बनेंगे? हाँ बनेंगे, क्योंकि इतना विकास किए हैं। गोरखपुर पहले क्या था, अब क्या बन गया। कहीं से भी लड़ने, जीत तो उनकी निश्चित है। महाराज जी जीतेंगे इस बार भी। मुसलमानों ने जो हम मन बनाया है देने के लिए। फिलहाल गोरखपुर में योगी का बोलबाला है। यूपी की असली लड़ाई तो अब शुरू होने जा रही है, लेकिन ये लड़ाई जीतता कौन है, यही देखने वाली बात है। रशद लायरी के साथ मीनाक्षी कंडवाल, गोरखपुर, टाइम्स नाउ, नवभारत। और योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर शहर सीट इसलिए भी चुनी क्योंकि वो जानते हैं कि यहां से उनके हारने की संभावना
ना के बराबर है। और यह कहना गलत नहीं होगा कि आज नामांकन के दौरान गोरखपुर में विजय उत्सव जैसी तस्वीरें दिखाई दें। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं, इसके लिए आपको हमारी यह रिपोर्ट देखनी चाहिए। यही तो राम राज्य है, इस सुरक्षा का वातावरण ही राम राज्य है। हमें सुरक्षा मिल गई, हमारी बेटियां सुरक्षित हो गई, इससे ज्यादा और क्या चाहिए। नामांकन से एक दिन पहले गोरखपुर पहुंचे योगी आदित्यनाथ के तेवरों से साफ है कि उनके निशाने पर समाजवादी पार्टी है और उन्हें अपनी सीट जीतने को लेकर कोई तनाव नहीं है। योगी आदित्यनाथ गोरखपुर सदर विधानसभा सीट से चुनाव लड़ रहे हैं और यहां जीतने को लेकर उनका अति आत्मविश्वास ठोस वजहों की नींव पर खड़ा है। दरअसल गोरक्षपीठ इस गोरखपुर सदर विधानसभा में आती है, जिसके प्रति इलाके के लोगों में अगाध आस्था है। योगी आदित्यनाथ बरसों से गोरखनाथ मठ के महंत हैं और उनका मान सम्मान राजनेता होने से इतर है। योगी आदित्यनाथ गोरखपुर लोकसभा सीट से 5 बार सांसद रहे हैं और हर बार उन्होंने अपने विरोधी को बड़े अंतर से पटखनी दी है। परिसीमन के बाद गोरखपुर शहर सीट योगी के और अनुकूल हो गई है, क्योंकि नए परिसीमन के बाद सीट सवर्ण बहुल हो गई है, जबकि अल्पसंख्यक और निषाद समेत पिछड़ी जातियों का बड़ा हिस्सा गोरखपुर ग्रामीण विधानसभा में चला गया है। गोरखपुर में योगी आदित्यनाथ ने सांसद रहते हुए हिंदू युवा वाहिनी जैसे संगठन बनाए, जिनका अपना आधार है। गोरखपुर सदर में योगी के खिलाफ चंद्रशेखर आजाद जैसे नेता जरूर उतरे हैं, लेकिन उनका न तो कोई बड़ा गठबंधन बना है और न उनका ऐसा संगठन है कि योगी को उनके घर में घेर सके। शहर में सांसद रहते हुए योगी ने जो काम कराए थे, उससे कहीं ज्यादा सीएम रहते हुए कराए और लगातार विकास की घोषणाओं से वो ये संदेश देते रहे कि उनके सीएम होने के लाभ क्या हैं। गोरखपुर शहर सीट पर बीजेपी 1989 के बाद 2002 को छोड़कर लगातार जीतती आ रही है और 1989 में भी बीजेपी के समर्थकों ने लाल बहादुर शास्त्री के बेटे सुनील शास्त्री को हराया था, जो कांग्रेस के टिकट पर 1980 और 1985 में जीत चुके थे। और गोरखपुर शहर सीट पर योगी आदित्यनाथ का जलवा क्या रहा है, इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि 2002 में जब बीजेपी ने उनके पसंदीदा राधा मोहन दास अग्रवाल को टिकट न देकर शिव प्रताप शुक्ला को टिकट दिया, तो योगी के इशारे पर अग्रवाल हिंदू महासभा के टिकट पर चुनाव लड़ गए और बीजेपी के शिव प्रताप शुक्ला को ऐसी हार दी कि अरसे तक उनका करियर उठ नहीं पाया। दरअसल योगी आदित्यनाथ महंत दिग्विजयनाथ और महंत अवैद्यनाथ की उस परंपरा के वाहक हैं जो धर्म, अध्यात्म और आस्था से इतर सियासत को भी साधना जानते हैं। लेकिन सच ये भी है कि मसला सिर्फ इस सीट का नहीं, सूबे का है और सूबे की लड़ाई गोरखपुर शहर की सीट जैसी आसान नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नव भारत। और वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन खबरें लगातार जारी है। जल्द लौटते हैं, साथ रहिएगा। आप और मोदी जी नारी सशक्तिकरण की भी बात करें, इसमें क्या कार्य हुआ है और क्या कार्य हो सकता है? 2017 से 2022 के बीच हम 22 में हैं। महिला पुलिस कार्मिक 3 गुना बढ़ा है। शिक्षकों की भर्ती हुई थी, महिला शिक्षकों की, आज उनकी संख्या उससे 3 गुना। मिशन शक्ति के एक अभियान को यूपी के अंदर चला रहे हैं। ध्येय है वो यही है कि महिलाओं की सुरक्षा, आर्थिक स्वावलंबन की ओर अग्रसर करना है।